चाहिए कि कांग्रेस कहाँ है। दिल्ली में पिछली बार एक भी एमएलए कांग्रेस का नहीं जीता। कब ये आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेते हैं, कब इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। ये बेमेल गठजोड़ पूरे हिंदुस्तान में करते आ रहे हैं। पहले अपने नेतृत्व को समझना चाहिए पायलट साहब को कि उनका जो नेतृत्व है, उनके लीडरशिप जो है वो ढुलमुल है, कभी अपने जो निर्णय पर अडिग नहीं रहती, बदलती जाती है। किस प्रदेश में किसके साथ समझौता करते हैं, फिर उन्हीं से और कुश्ती भी लड़ लेते हैं। तो इसलिए वो अपना घर संभाले, हमारे बारे में नहीं सोचे। ना हमको कोई शीश महल से मतलब है, ना हमें कोई नहीं। हमें जनता की सेवा करनी है और जनता ने भी तय कर लिया है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी को और बहुमत मिलेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनने जा रही है। मुद्दा तो भ्रष्टाचार शीश महल हुई। तो देखिए, मुद्दा हमारा एक्चुअली जन सेवा है और हमने जो काम किए हैं वो मुद्दा है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाई है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, तो वहाँ पर भी समुचित विकास होना चाहिए। ये मुद्दा मुख्य रूप से रहेगा। विकास जो हमने काम किए वही मुद्दा है। हमें विपक्ष क्या करता है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, देश विरोधी गतिविधियां विपक्ष करता है तो फिर नाराजगी तो स्वाभाविक है, वो कृत्य स्वीकार नहीं है। बाकी हम अपने एजेंडे से काम करते हैं। हम अपने चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर काम करते हैं। जो हमने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है उसको हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जा रहे हैं। हमने ये प्रयास किया कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने उम्मीदवार उतारे हैं जो जनता की सेवा करने के लिए कृत संकल्प है और जनता आशीर्वाद देगी। कई चुनाव में आपके नेता बोल चुके कि ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं उनसे राज्य की हालत बुरी तरह खराब हो जाएगी। इस बार आपने सबसे ज्यादा रेवड़ी आपने ही बांटी है, शायद ही कोई चीज बाकी रखी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब जो जनता के हित की बात होती है और जो पहले किसी ने जारी किया उससे छीनने में थोड़ा उस व्यक्ति को जिससे छीना जाता है उसको दर्द होना स्वाभाविक है। बाकी हम कभी भी रेवड़ियाँ बांटने का काम नहीं करते। हम वही काम करते हैं कि आम आदमी को रोजी रोटी मिलना चाहिए, पेट उसका भरना चाहिए, भूखा नहीं रहे। ये व्यवस्था तो जरूरी है और ये सरकार का दायित्व भी है कि किसी को भूखा नहीं रहने दें। इसलिए इसको आप रेवड़ियाँ मत कहिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कहिए। रेवड़ियाँ वो बांटी गई जो आनंद फानन में जो विपक्ष ने जरूरत नहीं थी लेकिन एक चुनावी लाभ लेने के लिए और घोषणाएं कर दी, वो रेवड़ियाँ कहलाती है। सर, एक ये पिछले 18 दिन में कोटा में 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जयपुर में भी सुसाइड हो गया। क्या कहना चाहिए, क्योंकि सुसाइड नोट में लिखा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। सुसाइड नोट तो कल बच्ची ने भी लिखा है। ये बात बिल्कुल सही है। ये चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता है इस विषय पर। इस आपके चैनल्स के माध्यम से मैं अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो बच्चे की भावना को समझे, बच्चे की प्रतिभा को समझ करके किस दिशा में बच्चा प्रगति कर सकता है इसको पढ़े और उसी दिशा में उसको प्रेरित करे। ऐसा नहीं करे कि बच्चे का भाव विचार तो मेडिकल लाइन में जाने का है और आप उसको इंजीनियरिंग के लिए भेज रहे हो, तो वहाँ पर उसको तकलीफ होती है। ऐसे ही यदि किसी का इंजीनियरिंग में जाने की प्रतिभा है और उसको आप IAS या मेडिकल में भेजने की कोशिश करेंगे तो बच्चा तनाव महसूस करता है। एक दूसरा, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनसे भी मैं कहूँगा कि अपने क्लास में संख्या सीमित करें। बहुत अधिक संख्या होती है और एक प्रोफेसर केवल लेक्चर दे के चला जाता है तो उस विद्यार्थी के मन में कई समाधान होते हैं, करना होता है, प्रश्न होते हैं, वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता क्योंकि समय उसको पूरा मिलता नहीं है और वो केवल लेक्चर दे करके और लेक्चरर चला जाता है और विद्यार्थी उसको ग्रेस्प नहीं कर पाता या उसको कोई समाधान करना होता है तो फिर वो कर नहीं पाता। तो एक तो ये कि संख्या भी सीमित रखे, दबाव बहुत कम रखे, अनर्गल प्रेशर इतना कर दे कि बच्चा एक बार
दिमाग शून्य हो जाता है, सोचता है मैं करूं क्या, मैं इसमें पीछे रह गया, इसमें पीछे रह गया, इधर परिवार का दबाव, तो बच्चे गलत निर्णय कर लेते हैं। तो मैं अच्छा, हमारी सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने भी इन इंस्टीट्यूट्स के जो प्रबंधक है उनको बुला करके भी समझाने की कोशिश की, नियमावली भी जारी की और ये व्यवस्था दी है। और भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो विशेषज्ञ है इस विषय को समझ करके और भी ये प्रयास करेंगे कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो पाए। किसी के परिवार का चिराग यदि जो उम्मीद के साथ वहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए और वो यदि आत्महत्या कर लेता है तो बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद है। इसकी चिंता हम सबको है और हमारी सरकार इसके प्रति गंभीर है और चिंता करेगी। सर, आपकी सरकार ने एक एमएलए के खिलाफ मामला ही दर्ज करवा दिया था रविंद्र सिंह पाटिल के खिलाफ। आरोप ये भी है कि वो 8,500 करोड़ से ज्यादा का सरकार को नुकसान पहुंचा रहे थे। क्या सही है ये बात? देखिए, विकास में कोई बाधक नहीं बने, ये विकास प्राथमिकता है। और भाटी जी शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर यदि जो ये ऊर्जा के क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में विकास हो रहा है तो उसका लाभ आम नागरिक को मिलेगा। इस विषय को उन्हें गंभीरता से समझना चाहिए और सरकार के काम में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। राजनीति करे, राजनीति का समय आए तब राजनीति करे, बाकी समय में विकास में सहयोग करे और विशेष रूप से उस क्षेत्र में विकास होता है। आप देखिए कि वहाँ पर यदि औद्योगिक विकास होगा, किसी भी प्रकार का विकास होगा तो आम आदमी को रोजगार मिलेगा। वो टैक्सियाँ भी चलेगी, होटलें भी चलेगी, ढाबे भी चलेंगे, लोगों को छोटी मोटी दुकानें भी चलेगी, उनको भी आमदनी होगी। पर्यटन यदि विकसित होता है तो भी आमदनी होगी। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए कि उस क्षेत्र के नागरिकों का हित इसमें हो। मैं सोचता हूँ कि रविंद्र सिंह जी राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं, जन सेवा के प्रति समर्पित नहीं है। वो पहले विधायक बने, हो सकता हमारी पार्टी से विद्रोह करके विधायक बने, विधायक बन गए तो बनने के बाद उस जनता की सेवा करना चाहिए था। तुरंत अति उत्साह में लोकसभा का चुनाव लड़ लिया तो उस जनता के प्रति क्या किया उन्होंने? वो यदि हमारे साथ मिलकर के काम करते तो उस जनता की भलाई कर सकते थे, लेकिन फिर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया तो उस जनता को तो छोड़ दिया। ये ठीक बात नहीं है। जब जनता ने चुना है तो जनता के अभावों को मिटाने के लिए सरकार का सहयोग ले और विकास करवाए, ये जरूरी है, बाधक नहीं बनना चाहिए। एक सवाल है सर, डोटासरा जी ने कल ये बोला है कि नाथूराम गोडसे के विचारकों को सत्ता से हटाएंगे, देश में नफरत का एजेंडा फैलाने का काम चल रहा है, अभी हम देश में त्याग और मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये अब वो मैंने पहले भी कहा था, डोटासरा जी बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉल तो है ही नहीं, यूं टांगे मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद को बाद में पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। सर, अगर एक रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में जो चुनाव है, इंटरनल रिपोर्ट्स और लोगों से जो आप बातचीत है उसके अंदर सामने आया है कि जाट वहां पर ज्यादा है और गुर्जर जाट समीकरण को अगर देखते हुए वो लोग ये चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में सीएम दिल्ली वाला ही बने। हमेशा बाहर से सीएम बनते हैं, तो इस बात क्या की जा रहा है? मैं देखिए, जाट या राजपूत या अदर देन जाट, मैं इसमें नहीं पढ़ता। हम पार्टी में है हमारा विश्वास, हमारी नीति है, हमारे सिद्धांत, उसके आधार पर हम राजनीति करते हैं। जातिवाद की राजनीति हम करते नहीं हैं। और जनता जो चाहेगी, जनता की बात तो जहाँ तक जनता जो चाहेगी वही होगा। हम लोग अपने विकास के एजेंडे से काम करते हैं, हमें जातिगत राजनीति से हम परहेज करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अभी इंतजार करना होगा, दिल्ली चुनाव के बाद नाम आएगा। देखिए, चुनाव प्रक्रिया है। अब चुनाव प्रक्रिया में चुनाव जैसे जैसे संपन्न होते जाएंगे और उस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और प्रक्रिया के तहत ही होगा। अब इंतजार तो हम सबको है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल मुख्यमंत्री जी पर हमला किया और साथ में सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से पर्ची आती है और उस पर्ची के आधार पर ही बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार भी मीडिया से रूबरू नहीं हुए, साथ ही जो पर्चे में लिख के दिया जाए वो बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पर्ची आती है एक विशेष भवन से, उस भवन से जो पर्ची आती है उसी के आधार पर सरकारी काम हो रहे, तबादले हो उसी पर हो रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आरोप लगाना उनका काम है,
हम व्यवस्थित रूप से जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। कोई पर्ची वाली बात अब वो उनको पता नहीं कहाँ से क्या लगता है, ये उनके क्या सोर्स है, ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हम तो सही ढंग से और समायोजन का काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, सफलता भी मिल रही है। भाई साहब, किरोड़ी लाल जी पे पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि उनको लेकर लगातार विपक्ष हो या डोटासरा जी हो, हर कोई हमलावर है किरोड़ी लाल जी के ऊपर, पार्टी के ऊपर, कि या तो उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हुआ है, उसके क्या कारण है, और अगर किरोड़ी लाल जी बार बार इतना परेशान है तो पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते। और किरोड़ी लाल जी का ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें सीएम के गंगा स्नान को लेकर भी कुछ मीम्स वगैरह आए थे। उनको अपना घर संभालना चाहिए, हम अपना घर संभाल रहे हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी। जो विपक्ष बोलता है ना, विपक्ष अपना घर तो देख ले, उनके घर में क्या हो रहा है, वो दूसरे के घर में ताक झांक करना अच्छी आदत नहीं है। वैसा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर पहले ही कह चुका है, चाहे ऐसा भर्ती परीक्षाओं आपको घेरेंगे, चाहे जिले आपने कम केस को लेकर घेरेंगे। और पिछली बार एक तस्वीर जो देखने को मिली, क्योंकि आपके अधिकतर विधायक नए हैं, उनको संसदीय कार्य प्रणाली का अनुभव बहुत ज्यादा है नहीं, कई मंत्रियों को भी अनुभव नहीं है, तो कई बार आपकी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। क्या इसके लिए सरकार तैयार है कि ऐसी तस्वीर विधानसभा